नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम अपनी जो पुरानी सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाली को। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं आप इस टॉपिक्स में, कुछ पोर्शंस इसके रह गए हैं जिनको पहले कवर करते हैं। फिर कोई टॉपिक आपको डेस्क्रिप्टिव मार्जिन में या डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको देना शुरू किए जाएंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है भारतीय न्यायपालिका। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जो पीसीएसजे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक का महत्व बढ़ जाता है काफ़ी इस टॉपिक का। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी इसकी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन, TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। ट्राई, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, या केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक न्यायिक पहल है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, या सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, या केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ जानने के लिए कमेंट करें, ताकि हम अपने चैनल में जो वीडियोस डाल रहे हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार कर सकें। आप लोगों का फीडबैक हमें मिलता रहे। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को यहाँ मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय होगा, फिर उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, या जनपद न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
तो जो सही आंसर है वो इसका है बी। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, जो आदेश या जो फैसले सुप्रीम कोर्ट देती है उनका रिकॉर्ड होता है। इन्हीं फैसलों को आधार बनाकर निचले न्यायालय अपना फैसला भी सुना सकते हैं कि इस प्रकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो उसी फैसले को हम यहाँ लागू करते हैं। तो इस प्रकार से इसका अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में या किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यवहार भारत की संचित निधि पर भारित होता है। दोस्तों, इसमें ना पहला स्टेटमेंट ठीक है ना दूसरा ठीक है। संसद विस्तार कर सकती है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रशासनिक उच्चतम न्यायालय में होता है, उच्च न्यायालय में नहीं, तथा प्रशासनिक व्यवहार भारत की संचित निधि पर होता है, यह भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? डी, ना एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। इन्हें भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी, कि इन्हें न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्य किसी न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर वो होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आपको बार बार करना होगा ताकि ये आपको याद रह सकें। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार आपको ये बातें बताई जा चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन तथा संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है। पुराने वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देखिए उन्हें भी। नेक्स्ट। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसकी है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के सदस्य या राज्यपाल? तो दोस्तों, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए यह शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, बी। सही ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए?
यह आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे किसी मामले की सुनवाई करेगी तो जो पीठ बैठेगी, जो जज बैठेंगे, उनकी कितनी संख्या में जज बैठेंगे इस मामले को सुनने के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कम से कम 5। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा देता है या इसकी सुरक्षा करता है? बताया जा चुका है मूलाधिकारों वाले चैप्टर में आपको। सही आंसर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? सही आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आते? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह आता है। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, और तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघराज्य क्षेत्र के बीच विवाद, दो या दो के से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो आरंभिक अधिकारिता में दोस्तों जो आते हैं वो आते हैं पहला और चौथा। दूसरा और तीसरा आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष? इसका सही आंसर है बी, 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए उसे कम से कम या तो 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, या 10 वर्ष उस वह उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, या राष्ट्रपति की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ विधिवेत्ता हो। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जाता है। सही आंसर है बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह देता है। स्वप्रेरण से मतलब अपने उसे कोई प्रेरणा प्रेरित हो, स्वयं वो कोई मामला व्यापक लोकहित के विषय में हो तो वो अपने आप जो है कि स्वयं से सलाह दे देगा, या यदि वह ऐसी सलाह मांगता है, या केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो सही आंसर होगा इसका बी, यदि वह ऐसी सलाह मांगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर में अपना मत व्यक्त करे। बाध्यकारी है दोस्तों, याद रखना यह जो कह रहा है स्टेटमेंट। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो दोस्तों जो इसमें सही है वो है दूसरा और तीसरा, कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ यानी कम से कम 5 जज बैठ के सुनवाई करते हैं, यह सही है। और
परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, 2 और 3। जो इसमें पहला पॉइंट आपको दिया है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी मामले में अपना मत व्यक्त करे। नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ससम्मान इससे इनकार भी कर सकता है। अयोध्या के मामले के विषय में एक बार ऐसा हुआ है, आगे चर्चा करेंगे डिटेल में उस पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत की उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के न्यायमूर्ति को, संसद को या विधि और न्याय कार्य मंत्रालय को? सही आंसर होगा इसका सी, संसद को। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति में वृद्धि का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना होगा। इसका सही आंसर है सी, केशवानंद भारती। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सी शपथ लेता है? सूचना की गोपनीयता की, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की, भारत के संविधान की प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज कौन सी शपथ लेते हैं? अभी आपको बताया भी था, इस तरह का एक क्वेश्चन आपने और सॉल्व किया है मुख्य न्यायमूर्ति के विषय में। 4 ऑप्शन: सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, या संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनरावलोकन करना, यहाँ गलत मिसप्रिंट है, यहाँ भी निचले होगा, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानून का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप भी जान रहे हैं, ए, यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी आपको बताया, अपना दिया हुआ डिसीजन बदल सकती है तो यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी, 4।
जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है उसमें एक कॉलेजियम काम करती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भारत के तथा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। वो इस संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं नियुक्ति के संबंध में। चलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाई गई निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय का पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाई गई निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका सही ऑप्शन बी है। आप भी जान रहे हैं, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाई गई निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ये भी एक तरह से टाइप क्वेश्चन है, इस तरह का ही क्वेश्चन हमने और किया था। ये प्रयास है कि आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन की भाषा को समझ पाएं, आप क्वेश्चन गलत ना करें वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? परामर्शी अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मूल अधिकारिता या संवैधानिक अधिकारिता। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी मूल अधिकारिता। दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, ये आपको और चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा, आपका माइंड को ये वर्क करने के लिए मजबूर करेंगे, सोचने के लिए। आप सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, कन्फ्यूजन्स होंगे जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं हमसे पूछने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। किसी मामले की सुनवाई करनी है, न्यायाधीश कोई अवेलेबल नहीं है उस समय और कोरम पूरा नहीं हो पा रहा, जितने मिनिमम न्यायाधीश चाहिए बैठाने के लिए पीठ में, वो हमारे पास हर बार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो सही आंसर क्या होगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। दोस्तों, हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए दोनों ही भाषाओं में क्लासेस दी जा रही हैं, वीडियोस दिए जा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप डेली के डेली सुनकर उतना मैटर याद रख सकें, क्योंकि 3 या 4 घंटे में पूरा करंट ख़त्म करने का कोई औचित्य नहीं बनता। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें छूट भी जाती हैं जो एग्ज़ाम्स में आप पर आती हैं। आप भरोसा कर कर जाते हैं हमारे वीडियोस पर, वहाँ आपके साथ कुछ और मिलता है आपको। तो इसीलिए वो वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में और ज़्यादा संख्याओं में आपको दिए जाएंगे। 15 मिनट 20 मिनट आप सुन लीजिए उनको दिन में 1-2 बार, तो आपका वो पोर्शन तैयार हो जाएगा। वरना काफ़ी लेंथी पोर्शंस है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। राइट आंसर इज डी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों किसी आयोग के अध्यक्ष वगैरह वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग के, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, या मंत्री परिषद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित कीजिए। आप कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया आपके सामने, संसद के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सी शपथ लेते हैं? सूचना की गोपनीयता की, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वहन की, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की, या संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? संसद के सदस्य जो शपथ लेंगी वो कौन सी होगी? वो होगी कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की, बी। चलिए अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघ के मंत्री निम्नलिखित में से कौन सी शपथ लेते हैं? सूचना की गोपनीयता, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वहन, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखना। इसका सही आंसर होगा ए, सूचना की गोपनीयता की। याद रखिएगा, मंत्री जो होंगे वो गोपनीयता की सदस्य शपथ लेंगे, कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ सदस्य लेंगे संसद की, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा राष्ट्रपति द्वारा ली जाएगी, संविधान और विधि की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा ली जाएगी। तो इन्हें थोड़ा याद रखिएगा, बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच द्वारा के बाद, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, या भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट के बाद, या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो जो सही आंसर है वो है इसका डी, जैसा आपको राष्ट्रपति में डिटेल में बताया भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? और यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का या संसद का ज़्यादा हस्तक्षेप ना रहे, वह इनसे स्वतंत्र रहे, इसके लिए क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। मतलब इसमें संसद का कोई रोल नहीं है, पहला सही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, यह गलत है क्योंकि यह संसद के द्वारा हटाया जाता है। तीसरा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर आरोपित होते हैं, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, यह भी सही है। चौथा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं, यह गलत है। तो इसमें सही क्या है? पहला और तीसरा। राइट ऑप्शन इज ए। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1950 में
संसद में एक अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? सही आंसर क्या होगा? सी, संसद। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? रिटायरमेंट एज कितनी है सुप्रीम कोर्ट के? 62, 63, 64, 65? राइट आंसर इज 65। और हाई कोर्ट की कितनी है? 62। काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है इस विषय में कि इसको बढ़ाकर 65 किया जाना चाहिए। अभी तक कोई फाइनली निर्णय नहीं हो सका है। तो सुप्रीम कोर्ट 65 इन प्रेजेंट और हाई कोर्ट 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी पदाधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। यह गलत है दोस्तों। सही क्या है? ए। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे वो रिटायरमेंट के बाद उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते जिस न्यायालय में उनका रिटायरमेंट हुआ है। जहाँ से अन्य उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्रवाई का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले विशेष में अग्रता कार्रवाई रोक दे। एक अधिकारी को कि वह अपने पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो दोस्तों, मूलाधिकार वाले जो वीडियोस हमने डाले हैं क्वेश्चन फॉर्मेट MCQs, उसमें इन चीज़ों को हमने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देखें। इसका जो सही आंसर है ए। सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को 2 रिट जारी करती है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है? यदि किसी निचले न्यायालय में ऐसे मामले की सुनवाई चल रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई पर रोक लगाकर अपने यहाँ उसे मंगा लेती है। और उत्प्रेषण कब होता है? जब मामले पर निर्णय कोई निचला कोर्ट दे चुका है या वहाँ सुनवाई पूरी हो चुकी है, तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसके डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज दीजिए, हम दोबारा सुनवाई देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो जिन्होंने प्लीज़ पिछले वीडियोस नहीं देखे देखिए उन्हें जाके। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आपकी क्वेश्चन सीरीज की सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति PN भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? द राइट आंसर इज ए, PN भगवती। नेक्स्ट, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। राइट आंसर इज ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट अधिकारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी रखा जा सकता है 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? इसका जो सही आंसर है वो है बी, 3 माह। जो पहले चलते थे टाडा पोटा वगैरह जो कानून थे, अब तो नहीं है, उसमें किसी को कब तक रख सकते हैं? 3 माह तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है।
नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूके में, केवल अमेरिका में, भारत और अमेरिका दोनों में? तो राइट आंसर डी, भारत और अमेरिका दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उस राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को? तो सही आंसर क्या होगा? ए, नियुक्ति किसके द्वारा होती है इनकी? राष्ट्रपति के द्वारा। और त्यागपत्र किसे संबोधित होगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, या राज्य की समेकित निधि से, या भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से? राइट आंसर होगा वो होगा बी, राज्य की समेकित निधि या राज्य की संचित निधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार प्रक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी 1 मिनट पहले ये एक्सप्लेन किया है आपको। सही आंसर क्या होगा? सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य अधिकार क्षेत्र नहीं है? परामर्श संबंधी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, या अपीलीय क्षेत्राधिकार? तो सही आंसर क्या होगा? ए, या राज्यपाल के परामर्श देने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था राज्यपाल को नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।